हमारे बीच में जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई अनजान नहीं है या कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जिनको इन्हें कोई जानते पहचानते नहीं हैं। सर्वविदित हैं और एक प्रांतीय नेता के रूप में एक अपनी पहचान बना चुके हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। परिचय कैसे करवाएं, थोड़ा सा फिलहाल में कुछ डिग्नेशन बदल गया है, इसलिए सर ही अपना परिचय दे देंगे। सर जी, आप सभी श्रोताओं को जय भीम। मैं अशोक कुमार प्रियदर्शी, शिक्षाविद समाज सेवी के रूप में मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ और फिलहाल हमने अभी हम पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। उस नाते भी हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी का स्वागत करते हैं। सर आपने ये बताया कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सर आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। आप राजनीति में आज से नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जन्म जिस समय नहीं हुआ था, 30 कम से कम 25-30 साल का आपका राजनीतिक जीवन है। ये राजनीतिक जीवन आप कहाँ गुजार रहे थे? देखिए, समाज सेवा करने का कोई उम्र और समय सीमा नहीं होता है और समाज सेवा जिसके खून में रग में होता है। और मैं जिस वंचित समाज से आता हूँ, मैं यहाँ बिहार में लोग दलित महादलित की संज्ञा देते हैं। संवैधानिक तरीके से हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। तो समाज में जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ हैं हम लोग। तो हम लोग की आवाज़ तो हमारे महापुरुषों तो हजारों हजार। तो कांग्रेस में रह करके आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे थे? देखिए, निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के संदर्भ में बहुत कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम आपने परिचय दिया तो कांग्रेस से डर रहे हैं? नहीं, आपने परिचय दिया मुझे कि हम प्रांतीय नेता हैं। जी। तो वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल ही मनुवाद और ब्राह्मणवाद से बिल्कुल ग्रसित है और उनके अंदर कूट कूट करके जातिवाद धर्म की बात जो है भरी पड़ी है और वो प्रोजेक्टेड हैं। वो पहले जो है कि एक खास व्यक्ति के शिष्य हुआ करते थे, फिर वहाँ से वो है कि रंजन यादव के शिष्य हुआ करते थे। रंजन यादव के बाद वो राजद में आए, राजद से उनको प्रोजेक्ट और इंजेक्ट किया गया कांग्रेस में और ये आकर के यहाँ अपने असली रूप को दिखाया। और यहाँ असली रूप दिखाने के बाद में इनके 28 जिला में प्योर शुद्ध जो है उन्हीं के विचारधारा के लोग जो है जिलाध्यक्ष बनाए गए। जहानाबाद में भी यहाँ मियाँपुर नरसंहार के अभियुक्त माने जाने वाले सजा याफ्ता बाद में रिहा हुए, कोर्ट ने जो भी संज्ञान लिया, लेकिन ये कैदी भी बन के रहे और वैसे लोग यहाँ जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं। और उसी जिला से मैं आता हूँ, तो हमेशा हम लोगों का एक विचारधारा के विवाद रही। हमने प्रदेश अध्यक्ष को कई बार कहा कि देखिए, कांग्रेस से सर्वधर्म संभाव यदि कही जाती है अगर पूरे नेशनल लेवल पे, तो बिहार में इसको इस तरीके से दूषित मत करिए। उन्होंने हमारी बातों को, हम जैसे लोगों को बातों को नज़रअंदाज किया और वैसे लोगों को ही बैठा करके रखा। तो हम जैसे लोग तो भाई फाइटर हैं। हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ वो कहाँ ही जाता है। सर मैं जानना ये चाह रहा था कि आपको कांग्रेस छोड़ने का आखिर वजह क्या है? कांग्रेस में आप घुटन महसूस कर रहे थे, कांग्रेस आपके ऊपर शोषण कर रहा था कि आप ही कांग्रेस को शोषण कर रहे थे, वजह क्या थी? अभी आपने कहा कि मैं 30 वर्षों से पार्टी में सक्रिय हूँ, यानी कि छात्र जीवन के बाद से मैंने कांग्रेस को पकड़ा दामन। इसलिए कांग्रेस को दामन पकड़ा कि जंगल राज से पूरे बिहार उस समय ग्रसित था। और जब मैं छात्र जीवन में था तो मैं बीपीएससी का भी छात्र रहा, क्वालिफायर रहा। और उसके बाद में ये स्थिति थी कि उस समय पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस जैसे लोगों को जो संवैधानिक पदों पे जो आसीन जो थे, उनको यहाँ के जंगल राज के जो प्रणेता थे वो कभी भी प्रश्रय नहीं देते थे, उसको उस तरीके से नहीं समझते थे, सीधे वो पैरों की तरह कुचल करके रखना चाहते। तो हम लोग को लगा कि भाई पढ़ लिख करके और हम स्टेज पे खड़ा होकर के खैनी लगाएं और वैसे लोगों को जो कि संविधान को समझता ही नहीं है और उनके लिए हम लोग हैं, तो उनके खिलाफ में मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। बाद के दिनों में ऐसा हुआ कि राजद कांग्रेस का मिलन हो गया, गठबंधन हो गया। यह हमारे लिए दुर्भाग्य हुआ, हम जैसे विचारधारा वाले के लिए दुर्भाग्य हुआ और उस तब तक सहन करते रहे, चूँकि कहीं ना कहीं बाबा साहब भी, भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस से लड़ते हुए देश के लिए कार्य कर रहे थे। तो हमारे पास में दो ही विकल्प था देश के राष्ट्र के पैमाने पर, एक जनसंघी विचारधारा थी, दूसरे तरफ ये विचारधारा, दूसरे तरफ बाबा साहब की विचारधारा थी। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब को अपमान करने वाले, बाबा साहब की विचारधारा को रौंदने वाले पार्टी का, जिस पार्टी को समर्थन है, आप उस पार्टी को ज्वाइन किए हैं।
आप अपने आप को क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप अम्बेडकरवादी हैं या फिर आप भी संघी हैं? देखिए, साबित उनको करने की ज़रूरत है जो जिसका हमसे अगर पूछा है कि आपके बाप का क्या नाम है, तो हम कहेंगे कि हमारे बाप का नाम बाबा साहब जैसे विचारधारा के साथ प्रेरित है। तो हमको बताने में कोई परहेज थोड़े है। हो सकता है कि हम समाज हमको लावारिस कहे, आवारा कहे या गलत कहे, लेकिन हम बेटा किसका कहलाएंगे? आप हम पार्टी में सर ज्वाइन किए हैं, आपको ये मालूम है कि हम पार्टी किसके साथ है लाइन से? एनडीए का पार्ट अलायंस है तो ये बताइए। नहीं नहीं, मेरा सवाल को सर सुन लिया जाए। एनडीए का ये हिस्सा है। एनडीए में जो घटक दलें हैं बहुत सारी है, लेकिन खासकर भाजपा के वो नेता जो भाजपा के सेकंड पोजीशन के नेता हैं, उनके द्वारा भरे सांसद में बाबा साहब का अपमान किया गया। आप जिस पार्टी के मुखिया जो हैं जीतन राम मांझी जी, उन पर मौन साधे रहे और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिए, तो आपको नहीं लगा कि उस अपमान में मांझी जी का भी हाथ है? देखिए, मांझी जी हमेशा चढ़ के बोलते हैं। क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? प्रतिक्रिया की बात मैं बताऊं कि अभी हम उनके साथ जुड़े हैं और यह सोच रहे कि मांझी जी कभी मौन नहीं रहते, हमेशा लड़ते हैं, इसलिए हमेशा कभी न कभी भाजपा से तकरार भी होते रहती है विचारधारा को लेकर के। सर मैं प्रॉपर इस बिंदु पर आ रहा हूं सर, इस मैटर पर मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बिंदु पर जो असेंबली में गृह मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है उसका मांझी जी ने खंडन भी किया? अगर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो आप बताइए। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, आलतू फालतू बातों में कहीं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किस तरीके से तोड़ जोड़ मरोड़ करके बातों को रखते हैं। आप मतलब मीडिया की मैं बात करता हूं, अगर मीडिया इस बातों को अगर अपने तरीके से ना रखे तो बात ना बने। मांझी जैसे सिद्धस्त और विद्वान आदमी जो आज के रूप में आज भी बने वर्तमान समय में एक हमारे समाज के राष्ट्र नायक के रूप में जाने जाते हैं, कुछ उनकी आंतरिक कुछ ऐसी बातें होती हैं। आप किनके नायक बता रहे? राष्ट्र के नायक बता रहे हैं? समाज के वर्तमान में एक समय था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, मानवर कांसी राम साहब थे, लेकिन आज के युग में भारत में अभी वर्तमान में दलित गरीब गुरबों का आवाज़ कौन है? सर दलित के मतलब मांझी होता है? मांझी के मतलब दलित नहीं होता है, अनुसूचित जाति या वंचित समाज की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, ठीक है आप मांझी जी की बात कर रहे हैं और आप उनको राष्ट्र के नायक बता दे रहे हैं। समाज, हमको तो लगता है कि सिर्फ परिवार के नायक तक ही सीमित रह गए हैं। क्या एक बात बताइए कि मांझी में सिर्फ जीतन राम मांझी का बेटा ही है? क्या जीतन राम मांझी के दामाद ही हैं? क्या उनके समधी ही हैं, उनके समधिन ही हैं? इनके अलावा उन्होंने अगर किसी के बारे में जो दलित के बारे में सोचा है, थोड़ा नाम बताइए। आपने देखा है कि उनके अभी अंदर और भी विधायक हैं या रहे हैं? अनिल शर्मा है। हाँ, तो क्या है? वो चमार जाति के हैं। वो चमार जाति के हैं। तो सर मैं तो दलित की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, बताइए ना। तो वो जो दलितों को उन्होंने समय दिया, दलितों को उन्होंने जगह दिया, दलित को कोई अच्छा पद पर दिया, दलितों को नेतृत्व दिया, ऐसा बताइए ना। बिहार की वर्तमान परिवेश में जब जीतन राम मांझी अपने उत्कर्ष पर हैं और उन्होंने हम पार्टी बनाया लोगों से संघर्ष करने के लिए, तो बिहार में जो जातीय आधारित राजनीति है तो उसमें कई हमारे समाज के जो लोग हैं उनको अपना भी समझने के लिए तैयार नहीं हुए, तब तक उनके साथ नहीं थे। अब पूरे बिहार में एक होड़ मची है कि नहीं, ये सही में ये व्यक्ति है जो हम लोग की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, इनके साथ आ रहे हैं, तो आएंगे तो निश्चित उनकी हक भी मिलेगा, अधिकार भी देंगे। अभी तक इनके पास जितने लोग थे उनको हक अधिकार देने का काम किया, कोई नहीं थे, पूरे परिवार के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कम बात थोड़े ना है। जो एक तरफ लोग कह रहा है कि ये परिवारवाद की पार्टी है, ये बेटा को टिकट देते हैं, पुतोह को टिकट देते हैं, समधी को देते हैं, अरे तो पूरा परिवार मिलकर के यदि समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको तो सम्मान करना चाहिए। ये तो खैर नई बात नहीं है कि ये परिवारवाद को कहना तो गलत है। ये तो आप जिस परिवार पार्टी से हटे हैं उस पर भी परिवारवाद का ठप्पा लगा है। ठीक है, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के जितना गांधी है वो परिवारवाद से ही आप निकल करके और पुनः परिवारवाद में ही गए हैं। हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहे हैं श्रीमान, आप बताइए, आपका पहचान तो खास करके एक अनुसूचित जाति को कह सकते हैं या फिर दलित कौम को, कम्युनिटी के बारे में बाबा साहब की विचारधारा को प्रसारित करने वाले हैं। हमने ऐसा नहीं देखा कि ये मांझी जी अम्बेडकरवाद को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। तो मुझे तो लगता है कि आप अम्बेडकरवाद को गिरवी रख करके उनके साथ में जाकर के, उनके गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी राजनीतिक उद्भव कांग्रेस से हुआ और कांग्रेस के ज़माने में ये मंत्री भी हुआ करते थे
जब इनको उस जमाने में लगा कि नहीं हमारे विचारधारा को यहाँ रौंदा जा रहा है, हमारे समाज के लोगों को सही उचित न्याय और मिलने की स्थिति नहीं है। हम लोग तो बाद के दिनों में आए, छात्र जीवन के बाद में हम लोग को समझते समझते आज 30 साल लगा है, वो 60 साल उनको जीवन में समझने में लगा, और उन्होंने एक अपनी पार्टी को खुद खड़ा किया, कहा कि नहीं हमें लड़ाई लड़नी है, हमें पार्टी की अपना पार्टी बनाएंगे हम अपने पार्टी के साथ, और जिनको विचारधारा हमारे साथ मिलता है वो आएंगे हमारे साथ आकर के हमारे संघर्ष में साथ देंगे। उद्भव की अगर बात करें तो कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से ही निकलता है, और आपके बारे में भी ऐसा कि आप कांग्रेस के दामन छोड़ करके समतामूलक संग्राम दल में भी आप गए थे। समतामूलक संग्राम दल एक ऐसा उभरता हुआ बिहार में एक पार्टी के रूप में एक ये बने विचारधारा बन करके के आ रहे हैं, जो बाबा साहब के विचारों को लेकर मनुवादी या संघी या फिर अम्बेडकरवादी, कौन विचार? अम्बेडकर समतामूलक संग्राम दल जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने के प्रयास में है, और वो प्रयास में है लेकिन उस पर है नहीं। प्रयास का मतलब क्या होता है कि वो संघर्ष कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब उनको देखा जाएगा कि बिहार में वो कितने लोगों को अपने साथ लेकर के चलते। अभी तो बड़ा मोह बढ़िया है समतामूलक संग्राम दल को हम धन्यवाद। ये थोड़ा सा कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि सर थोड़ा सा सोच के आप नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समतामूलक संग्राम दल का अच्छा मूव है, अच्छा काम कर रहा है। आप सर जीतनराम मांझी वीडियो को देखेंगे सर? बढ़िया से बोलिए। हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमको लोग जो समझे मीडिया के माध्यम से देखने वाले लोग, उसमें कहीं से कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमारे आदरणीय मांझी जी भी इस बात को समझ रहे, टकराहट तो होगी ही ना। हम लोग एक ही विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तरीका अलग अलग है। जब तरीका अलग है, कहीं कोई अगर गेहूमन सांप निकलता है, आप देखते हुइएगा, तो गेहूमन सांप निकलता है तो कोई छेकनी लेके मारे लेके निकलता है, तो कोई लाठी लेके निकलता है, तो कोई अरौआ लेके निकलता है, तो लोग बोलता है कि अरे ऐसे मारो रे, तो वो कहता है कि नहीं ऐसे मारो रे। हमको गेहूमन मारना है, हमको राष्ट्र का एक नए भारत का उदय करना है, जहां हम सारे लोग जैसे मौर्यकालीन समय में या अन्य समय में जब हम विकसित राष्ट्र के रूप में हुआ करते थे, वैसे हमको रहना है। और जो अंग्रेजों के चाटुकार दलाल टाइप के जो लोग रहे थे, उनको समाप्त करने के लिए वो चाहे जीतनराम मांझी जी हो, चाहे समतामूलक संग्राम दल हो, चाहे ऐसे जो भी लोग हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। हम उनके विचारधारा के खिलाफ नहीं हैं। आप कभी भी रहे हैं, कोई भी पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में अम्बेडकरवादी विचारधारा रहा है, और यही कारण है कि आज भी आप अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर कहीं आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस को छोड़े हैं और मांझी जी के साथ आए हैं। क्या मैं सही हूं? किसकी औकात है जो इतना मीडिया के सामने मुखर होकर के इस तरह के मनुवाद, ब्राह्मणवाद और समाजवाद और गेहूमन सांप की बात बोलने के? किसी के माई के लाल का औलाद है आकर के बोले तो मैं तो मीडिया के सामने गरज के कह रहा हूं कि मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। हाँ, नए राष्ट्र के निर्माण में नए विचारधारा के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ हम के साथ हैं। चूँकि आदरणीय जीतनराम मांझी जी के पास में अनुभव है, उनके पास में सब कुछ है, जो एक समाज, वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है, वो आज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज उनको कहीं लोग छोड़ता भी नहीं है, लेकिन वो आप अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते हैं। कांग्रेस को छोड़ करके समतामूलक संग्राम दल में गए थे, तो फिर वहाँ कौन सा समझौता आपको करना पड़ा? वहाँ कौन सी दिक्कत थी कि उसको छोड़ करके फिर कांग्रेस में जाना पड़ा और फिर कांग्रेस से आपको इसमें आना पड़ा? तो ये समतामूलक संग्राम दल में ऐसा कौन सा चीज़ आपने देखा इतना जल्द में कि उसको छोड़ देना पड़ा? क्योंकि आपके समाज के लोग भी उसमें वेलकम किया था, और बहुत सारे लोग खुशी जाहिर किया था कि अभी जो हैं अशोक प्रियदर्शी जी एक सही प्लेटफॉर्म पर गए हैं। और चूँकि आप समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, साथ साथ राजनीतिक अनुभव भी आपके पास में है, तो आपको तो अपने समाज की पार्टी की आवश्यकता थी, उसमें आपको सहयोग की ज़रूरत थी। क्या आप में आपके उस पार्टी में तवज्जो नहीं दिया गया, या फिर आपको जैसा सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया? कारण क्या था कि उसमें से आपने हट गया, बहुत जल्द ही आप उसमें से निकल गए? हम कम से कम 1000 समतामूलक संग्राम दल जैसे दल को खड़ा होने के लिए यदि तैयार है, तो हम उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार रहते हैं। उनको हमेशा आगे करते हैं कि आप आगे बढ़ो और विचारधारा की और संविधान की और राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हो, आप खड़े रहो। हम कोई नहीं होता, हम किसी दल में रहे, हम आपके साथ चौक चौराहे पर खड़े हो। अभी आप किसके साथ में हैं? हम के साथ कि समतामूलक के? संग्राम दल के साथ कोई मामला ही नहीं बनता है। हमने उनको आगे किया, आप समझने का प्रयास नहीं किया, हमको आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि 1000 अगर समतामूलक संग्राम दल जैसे लोग खड़े होंगे, तो हम उनके साथ चौक चौराहे पर खड़े होकर के उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और मैंने कल भी किया
था और आगे आने वाले दिन में भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हाँ, हो सकता है कि विचारों की टकराहट होगी, लेकिन हम उनको कहेंगे कि आप मूल धारा में आइए, जहाँ रह कर के एक सूत्र में बंध कर के हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़े जो देश के नवनिर्माण में बाधक बनते हैं। अभी अभी किसी भी जगह पर ऐसा नहीं देखा गया है। भिन्न भिन्न जगहों पर जातीय शोषण होता है, जात के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, उसके साथ मारपीट होती है, लेकिन कहीं भी हमने नहीं देखा है कि मांझी जी की पार्टी के द्वारा जाकर के वहाँ प्रोटेस्ट किया गया है, वहाँ बगावत किया गया है, उसके लिए लड़ाई लड़ा गया है। जबकि समतामूलक संग्राम दल के द्वारा आपने भी देखा होगा प्रत्येक जगह पर प्रत्येक लड़ाई को, खास करके भूमि के लिए लड़ाई के लिए ये आगे बढ़ रही हैं। कहीं भी किसी दलित की बहन बेटी के साथ में कुछ होता है, मारपीट होती है, लोगों के साथ में होता है, तो हमेशा खड़ा होता है। आपको मैं कहीं नहीं देखता हूँ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय जीतन राम मांझी जी सड़कों पे उतर कर के लड़ाई केवल लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि लड़ाई लड़ने वाले लोग हमारे ये जो कुल वंश खूट के लोग हैं वो लोग लड़ रहे हैं। उनको ताकत अगर देनी है तो संसद में बैठना होगा, उनको अगर ताकत देनी है तो मंत्रालय में बैठना होगा। ये बात राहुल जी को समझ में नहीं आता था कि वो जाकर के रोड पर लड़ते थे। ये तो समझ में अगर उनको आता तो अखिलेश प्रसाद सिंह जैसा भ्रष्ट व्यक्ति को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना करके अपने मटिया पलीत क्यों करते। अगर बहुत ये जानकार हैं, बहुत राष्ट्र में घूम रहे हैं और सचमुच में अनुभवी हो गए हैं, अब वो माने वयस्क हो गए हैं, लेकिन उनको भी कम से कम सोचना चाहिए कि हमारा हर जगह राज्य में ऐसे ऐसे अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होना। तो उनको तो कई बार उन प्रतिवेदन बिहार के तमाम कांग्रेसियों ने किया, कहा कि ऐसे ऐसे लोग जब तक रहेंगे बिहार में पद पर तब तक बिहार में दल माने सारे समाज का, सर्वजन समाज का हित नहीं होगा, इनको हटाइए। लेकिन पता नहीं कौन सा उनको प्रेम स्नेह है, इसके वजह से। आखिरी सवाल सर अब आपसे होगा, आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो चुनाव आ रहा है सर, 2025 में शायद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। आपके समाज भी आपके मार्गदर्शन का इंतजार करता है। जब चुनाव में वोट की बारी आएगी तो आप उनको किस तरफ वोट डालने के लिए मोटिवेट करेंगे? निश्चित तौर पर आप मांझी जी को ही रिकमेंड करेंगे ना? हम मांझी जी के साथ हैं, उनके विचारधारा को पढ़ा है और अभी हमें नए अभी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। उनके बहुत सारा जो आइडियोलॉजी है, उनके बहुत सारे विचार कार्य करने का जो स्वरूप है, उसको अभी जो आदेश मिलेगा उसको देखते हुए हम आगे बात को रखते हैं। और आपने जैसा सवाल किया कि आप क्या करेंगे, तो हम तो इतना तो अनुभव रखते ही हैं ना। जो व्यक्ति मांझी जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं, इस उम्र में भी थक गए हैं लेकिन हार नहीं माने। अभी भी उन्होंने कहा है, आपने देखा होगा। सर वोट तो आप मांगेंगे ना, किसी के फेवर में तो वोट मांगेंगे। हम तो भाई हम के साथ है तो हम के लिए ही वोट मांगेंगे ना, हम के लिए ही वोट मांगेंगे। बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप जिस घर में रहते हैं तो पानी किस घर का पियेंगे, हम जिस घर में रहते हैं उसी घर का पानी पियेंगे, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। हम अपने विचारधारा, सिद्धांत तो यही है सर ना, लोकतंत्र में सिद्धांत ये है कि जिस पार्टी के लिए आप वोट मांग रहे हैं उसको सशक्त कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी वही जीतन राम मांझी हैं जिनको बहुत सारे लोग जीतन राम शर्मा भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि उनका विचारधारा वैसा है, क्योंकि दलितों के विचारधारा से कहीं भी इनकी कोई मैंने कहीं नहीं सकते हैं कि कहीं भी उसमें समावेश है। तो आज जिस जीतन राम मांझी के बारे में उनका दामन को आपने थामा है और आपने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को भी कहा है और कहना भी चाहिए आपको कि भाई जिस पार्टी में है तो वोट उसके लिए मांगेंगे। जबकि आपकी बिरादरी के लोग, आपके जो समाज से आप आते हैं उस समाज के लोग आज न्याय के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं और आपकी ओर ताकते हैं कि कहीं अशोक प्रियदर्शी जी जैसे लोग आएं और वो हमको मूल धारा से ले चलें। और हमारे राजनीतिक गुरु के रूप में भी आपको बहुत सारे लोग देखते हैं कि अशोक प्रियदर्शी जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। आखिर सर उनके दिल में किस प्रकार के आपका इस कदम से, इस फैसला से उनको कैसा लगा होगा? क्या इसका आपने ख्याल नहीं किया है? आप ये प्रश्न कर रहे हैं, इसी बात का रोना है, इसी बात का तकलीफ है। आज 26 तारीख है, आज 76वां गणतंत्र दिवस है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, सभी को विचारों को अपने स्वतंत्रता से कहने की आज़ादी मिली है। इसमें भी बाबा साहब का देन है। बाबा साहब ने अगर इस विचारधारा को प्रतिपादित नहीं करते तो आज कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई मांझी, कोई कुछ भी कह ले रहा है। यह उनकी आज़ादी है कि यहाँ कुछ भी भारत में बोल दे रहा है। तो अब हम यह कहना चाहते कि इतना दिन गुजरने के बाद इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे समाज में हुए, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग
जिसको इस आंदोलन को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए था। तो चूँकि मेरा समाज कम पढ़ा लिखा है या परिस्थिति का बाध्य हजारों साल गुलामी किया, ये सब सारी बातें जो सत्य है, उसके बावजूद भी अभी तक नज़र नहीं खुला। कौन से महापुरुष? बार बार अम्बेडकर पैदा लेंगे, बार बार कांसीराम पैदा लेंगे। ये सब यहाँ के भारत के पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं, रोना रो रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। आप प्रियदर्शी जी क्या करोगे? मांझी जी फलना ऐसे कर रहे हैं, मनोज भारती ऐसा कर रहे हैं, फलाना रावण ऐसा कर रहा है, मायावती। आप क्या कर रहे हैं? आपकी कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है। कहते कि भारत के मूल निवासी हैं, हम 85 हैं, हम करोड़ों की आबादी में हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आज हम डॉक्टर इंजीनियर बन गए। मैं मीडिया से के सामने मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, आप कब जागोगे? कितने अम्बेडकर के बलि लोगे? कितने कांसीराम की बलि लोगे? कितने जीतन राम को गाली सुनाओगे? आखिर पूरे 85% के लोग आप कब जागोगे? कब तक अशोक प्रियदर्शी पर दोष मढ़ते रहोगे? अगर जब तक ये दोष मढ़ने की प्रक्रिया आपके अंदर रहेगी, आप सब पदों पर विराजमान होते जा रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी सी बातों में अपने धन का दंभ दिखाते हैं कि आज मैंने ये गाड़ी ले लिया तो आज अपने मकान में टाइल्स लगा लिया। लेकिन हमारे समाज के लोग, कितने लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए या समाज में जो संघर्ष कर रहे हैं उसके पीछे हैं, केवल टांग खिंचाई करते हैं। हमारे यहाँ अगर 2-4 अगर कोई नौजवान या कोई व्यक्ति अगर कोशिश करता है तो पता चलता है कि 30 साल 50 साल सफ़र कर गया और समाज का गद्दार कहला करके और मनुवादियों के पोषक और शोषक कहला करके रह जाते हैं। ये सब भ्रम फैलाने वाले लोग हमारे, जब तक लोग स्वयं जागेंगे नहीं, जब तक अपने आँखों की कीची स्वयं नहीं पोंछेंगे, अपनी दांत की सफाई स्वयं नहीं करना सीखेंगे, 1 लाख अम्बेडकर पैदा ले लेंगे, हमारे समाज का तब तक कल्याण नहीं होगा जब तक कि वह खुद की जागृति नहीं। बस आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप अपना जो है बैसाखी खुद लेकर के चलिए। ये कहाँ कोई आपने तो ये बताया कि मेरे ऊपर कब तक विश्वास करेगा, मेरे ऊपर कब तक भरोसा करेगा, मेरे ऊपर कब तक लोग जो है मत करे ना हम पर भरोसा। हमारे हम क्या आप करें कि हमारा ऊपर भरोसा ना करें? हमारे ऊपर भरोसा मत करिए। हाँ। पहले आप अपने आप पर भरोसा करिए। हम पर भरोसा करने का मतलब कि आप संविधान पर भरोसा करते हैं, बाबा साहब पर भरोसा करते हैं। यदि आपको बाबा साहब पर भरोसा है, यदि आपको अपने संविधान पर भरोसा है, तो सबसे पहले आपको अपने आप की विचारधारा को बदलनी होगी और आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। आपको तभी न्याय मिलेगा, आपको तभी ये होगा जब आपके अंदर से डर समाप्त हो जाएगा। लोग सर दबे जुबान से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बाबा साहब की अगर बात आती है तो बार बार वहीं पर पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब को अपमान करने वाले के साथ जो इनका अलायंस है, आखिर उसके साथ में जुड़ करके बाबा साहब को कौन न्याय दे रहे हैं? हम कहते हैं कि बाबा साहब ये जो आज नाम लिया जा रहा है, आज गणतंत्र दिवस, इसलिए उनकी प्रासंगिकता है। और मैं जिस समाज से आता हूं तो हमारी तो नैतिकता है कि हम बात करें, हम हर पल बात करें, हर दिन बात करें, हर घंटे बात करें। मामला ये बनता है कि हम दूसरे को गाली देने में जितना समय व्यर्थ करते हैं, अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए रात दिन हम दूसरे को गाली देते हैं। हम जो तक दूसरे को गाली देंगे, हम अपने दामन में झांक के देखें ना कि हम कितने माने सच्चाई से, ईमानदारी से, कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, कितने घरों में बाबा साहब का फोटो लगा है, कितने घरों में संविधान है। यदि संविधान की प्रतियां हैं तो कितने लोगों को अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी है, या कितने लोगों को प्रयास करते हैं बताने का। ये नहीं करते, छाती पीटते हैं कि हमको फलाने ने मारा। अरे आप संभलोगे कब हम जैसे लोगों को बदनाम करते फिरेंगे? कब हम जैसे लोगों पर तोहमत लगाते रहेंगे? हम लोग केवल तोहमत लगाने के लिए हैं। आपकी कोई नैतिकता फर्ज नहीं है। आप सबको आगे आना होगा। यह तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, संसार में सर्वश्रेष्ठ बनने की आप कभी परिस्थिति नहीं पैदा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप समाज को नेतृत्व करते हैं, आपको देख करके लोग बहुत सारे कुछ सीखते हैं। समाज के लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको अपनी नेता मानते हैं, अपने पुरोधा मानते हैं, आपको अपना भविष्य के निर्माता के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार से समाज के लोगों ने बाबा साहब को देखा था, कांसीराम साहब को देखा था, उसके बाद में लोगों ने, खास करके अगर जहानाबाद की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको उसी रूप में देखते हैं। आपने अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी बातों को बेबाकी से रखें हमारे चैनल के माध्यम से। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया को जरूर चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगा उसका वेलकम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जन जन तक आप शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ उन लोगों के पास तक के पहुँच जाए जो इनके इस फैसला से मर्माहत थे और आहत थे। उनको लग रहा था कि अशोक प्रियदर्शी जी किस प्रकार का फैसला लिए हैं। फैसला आपके हाथ में है, इनका फैसला सही है या गलत है, फैसला आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।